हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जो स्टडी करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझिए कि अब हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स ये जो चैप्टर है, बोला जाए ये हम लोग का 2 पार्ट में बटा हुआ है। अभी तक जो हम लोग स्टडी किए थे, ऑर्डर क्या होता है, मोलकुलरिटी किसे कहते हैं, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर रिएक्शन, कुछ फर्स्ट ऑर्डर के स्पेशल केसेस भी हम लोग देखे थे। ये अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के दूसरे पार्ट पर आ गए हैं। याद कीजिए, स्टार्टिंग में ये बताया गया था रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें से कुछ मेन फैक्टर्स जो हम लोग को समझना है। कॉन्सेंट्रेशन के कारण से रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर के कारण से रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग उसी पर हैं। अगर किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को चेंज करें तो उस रिएक्शन का रेट कैसे बदलता है, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या इंक्रीज किया तो कितना टाइम से इंक्रीज करेगा। तो रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में अब हम लोग डिटेल से समझेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा याद कीजिए, रेट कांस्टेंट के बारे में एक पॉइंट लिखवाया गया था। रेट कांस्टेंट के बारे में क्या बताया गया था कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैटलिस्ट और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर कैसे, ये नहीं बताया गया था। अब हम लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम लोग समझेंगे कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर कैसे डिपेंड करता है। तो ये हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा पार्ट है। यहाँ पर हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, तो टेम्परेचर का रिएक्शन के रेट पर या रेट कांस्टेंट के वैल्यू पर क्या इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को या रेट कांस्टेंट को कैसे इफेक्ट करता है। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमें बिल्डअप करना पड़ेगा। तो अचानक से हम लोग रेट ये टेम्परेचर के इफेक्ट पर नहीं जाएंगे। टेम्परेचर का रिएक्शन के रेट पर या रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होता है, उसको समझने से पहले 2 कॉन्सेप्ट हमें समझना है। एक थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरा कौन सा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहा जाता है, समझिए जरा। फॉर एग्जाम्पल, इस कंटेनर में समझिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सर ले लिया गया है। तो इस कंटेनर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सर है। बड़ा अभी ध्यान दीजिएगा चीज़ों को समझने पर। तो इस कंटेनर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सर है। ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डॉट मैंने दिखाया है, ये मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों को अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारा ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर NO2 भी बनता है। तो ऐसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर कर कई ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन क्या इस कंटेनर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेने से ही रिएक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। नेचर में बोला जाए, एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो भरा हुआ है। पूरा एयर बोला जाए तो एयर में मेनली 2 गैसेस ही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन क्या वो रिएक्ट कर कर कोई ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं? नहीं करते हैं। एयर में नाइट्रोजन भी है, कुछ हाइड्रोजन भी है। तो क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर कर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए? हम लोग इतना पता है कि अगर इस कंटेनर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पर ले लिया जाए, कोई रिएक्शन नहीं होगा। और वही जानते हैं कि नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है। तो रिएक्टेंट कब आपस में रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, उसको समझिए कि 2 रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट कर कर उनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो किसी कंडीशन में वो रिएक्शन होता है और वही दूसरे कंडीशन में फिर वो रिएक्शन नहीं होता है। तो ऐसा कब होता है, तो समझिए। पहला पॉइंट तो यह है कि अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ध्यान में रखिए, जब तक मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे नहीं तब तक पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं और नया बॉन्ड बनेगा नहीं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन में पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। तो भाई मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना चाहिए, लेकिन कोलाइड करना ही सफिशिएंट नहीं है। कोलाइड करते समय मॉलिक्यूल्स में एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी कम से कम होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाए, एक हाइपोथेटिकल डाटा समझने के लिए लीजिए, बोला जाए कि ये जो यहाँ पर जो स्पेसिस लिए गए हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सर लिया गया है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए मिनिमम एनर्जी, ऐसे डाटा दिया जाए, मिनिमम एनर्जी 400 किलो जूल होना चाहिए। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के वैसे मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करते समय जिनकी एनर्जी कम से कम 400 किलो जूल हो तभी प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर से समझिए थ्रेशोल्ड एनर्जी को। सबसे पहला पॉइंट, गैसियस फेज में अगर रिएक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन कोलाइड कर कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो जा रहा है। कोलाइड करते समय वैसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट में तो है ही है, वैसे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर कर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कोलाइड करते समय मॉलिक्यूल्स में जो सर्टेन मिनिमम एनर्जी होना चाहिए जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब बोला जाए कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो मिक्सर है, इनका एक्चुअल में एनर्जी, अभी एक्चुअल में एनर्जी जो है, एक्चुअल एनर्जी इनका बोला गया कि 100 किलो जूल ही है। तो जरा ध्यान से समझिए भाई, कोलाइड करते समय मिनिमम कम से कम कितना एनर्जी होना चाहिए था, 400 होना चाहिए था, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स की ऑन एन एवरेज एक्चुअल एनर्जी अभी कितनी है, 100 किलो जूल है। तो इसका मतलब इस मिक्सर को मिनिमम कम से कम 300 किलो जूल और एनर्जी हमें देना होगा। तो हमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी देना होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी कम से कम मिनिमम कितना देना होगा, तो 300 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी देना होगा। अभी इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 100 किलो जूल है, कम से कम 300 किलो जूल एनर्जी और इनको दे दे एक्स्ट्रा, तब इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के लिए जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनमें एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। उस सर्टेन मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन एक्चुअल में एनर्जी उनका कम था, एक्चुअल एनर्जी उनका 100 किलो जूल ही था। तो हमें उन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, जिससे कि वो प्रोडक्ट में कोलाइड कर कर प्रोडक्ट में उनका फॉर्मेशन हो सके, तो एक्स्ट्रा कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 300 किलो जूल। तो 300 किलो जूल मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अब वो मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वैसे ही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक रिलेशनशिप भी आएगा, एक्चुअल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड कर दें तो इन दोनों को ऐड कीजिए, किसके बराबर आ जाएगा, हम लोग का थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। तो अभी पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट का भी एक पार्ट पर है, तो ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने के लिए कौन से कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा, तो पहला कंडीशन है एनर्जी बैरियर। एनर्जी के बाधा को पार करना होगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में एक्चुअल एनर्जी कम है, कोलाइड करते समय उनमें एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी होना चाहिए था,
उसी सर्टेन मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। एक्चुअल एनर्जी कम था तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ गया, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये पहला फैक्टर था एनर्जी बैरियर। अभी सब समझते चलिए, उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हम लोग नोट्स बनाएंगे। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी का कंडीशन या एनर्जी का बाधा या एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होगा। दूसरा फैक्टर होता है ओरिएंटेशन बैरियर। इसको समझिए, ये ओरिएंटेशन बैरियर क्या है? दूसरा फैक्टर हम लोग का है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर को समझिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है बे। जैसे एक रिएक्शन का मैं एग्जांपल दूं कि ए बी और ए रिएक्ट कर कर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं A2 और B, ठीक है ना, A2 और B ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इनका थ्रेशोल्ड एनर्जी बता दिया गया कि बोला जाए कि मिनिमम सर्टेन मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते समय, तो कोलाइड करते समय कम से कम उनमें 200 किलो जूल का एनर्जी होना ही चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां फिगर से चीजों को समझिए। ये है मॉलिक्यूल ए बी, ये है ए, ये है बी, और ये है मॉलिक्यूल हम लोग का ए। अब ये मॉलिक्यूल इधर की ओर मूव कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर की ओर मूव कर रहा है, दोनों कोलाइड करेंगे। और मैं यहां बोल देता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इनकी एनर्जी 200 किलो जूल के बराबर या उससे ज्यादा ही है। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ए बी का है, दूसरा ए का है, तो इनकी जो एनर्जी है वो 200 किलो जूल के बराबर या उससे ज्यादा ही है। यहां पर इस केस में भले ही एनर्जी कंडीशन का, एनर्जी का कंडीशन भले ही सेटिस्फाइड हो तो गया है, लेकिन कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझिए क्यों नहीं होगा? अब यही मैं ये मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन में चेंज करता हूं, मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन को चेंज करता हूं। ये है ए, ये है बी, ये ए और बी, और हम लोग का क्या है? ए। अब यहां जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स इधर मूव कर रहा है, ये मॉलिक्यूल्स इधर की ओर मूव कर रहा है, दोनों मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। यहां पर बोला जाए कि कोलाइड करते समय मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 200 किलो जूल के बराबर उससे ज्यादा है, यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे? समझिए, रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। यहां भाई ए बी और ए रिएक्ट कर कर A2 और B बन रहा है, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ए और ए के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। यहां पर बॉन्ड किसके बीच में है? ए और बी के बीच में है। तो एक बॉन्ड यहां टूटेगा, ए और बी वाला बॉन्ड टूटेगा, और ए के बीच में बॉन्ड बनेगा। जरा इस फिगर को देखकर बताइए, ये दोनों मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, क्या ए और ए के बीच में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा क्या? भाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स का मैक्सिमम ओवरलैपिंग चाहिए। यहां पर कोलाइड तो किए, लेकिन ए और ए के बीच में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहां मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा ही थी, लेकिन फिर भी कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए, कि रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर कर प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो, दो बैरियर को उसे क्रॉस करना है। दो बैरियर कौन कौन सा? एक एनर्जी बैरियर, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर हम लोग किसे कह रहे हैं? तो कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स में एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी तो होना ही चाहिए, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनमें सर्टेन मिनिमम एनर्जी है तो सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर कर प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाएंगे। वैसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा है, साथ साथ वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं, तब क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर आइए, यहां पर कोलाइड करते समय मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा है, और मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी हैं, तो यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट को दोबारा मैं रिपीट करता हूं।
थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं? तो कोलाइड करते समय मॉलिक्यूल्स में एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी होना चाहिए जिससे कि प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो सके। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल की एनर्जी कुछ कम होती है, तो थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी तक पहुंचने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग देते हैं जिससे कि मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये तो पहला बैरियर क्रॉस हो गया। दूसरा बैरियर कौन सा है? तो भले ही उनमें थ्रेशोल्ड एनर्जी है, भले ही मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर उससे ज़्यादा है, लेकिन अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ साथ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते समय प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी होने चाहिए। चलिए उसके बाद और भी कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए। एक्टिव मॉलिक्यूल्स और पैसिव मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को पैसिव मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। और जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा होती है, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा, उसे हम लोग एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने नोट्स पर, इनके डिफिनीशन पर। सिस्टमेटिक वे में सारा डिफिनीशन लिखा जाए। तो बच्चों डिफिनीशन पर ध्यान दीजिए थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पजेस। तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होना चाहिए इन ऑर्डर, किस लिए? तो इन ऑर्डर टू मेक द केमिकल रिएक्शन टू अकर इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स की जो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होने चाहिए जिससे कि केमिकल रिएक्शन हो सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी पर आइए। द एक्सेस और एक्स्ट्रा एनर्जी विच मस्ट बी गिवन टू अचीव दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो डिफिनीशन को आप लोग उतारिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो अब ये बताइए एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या रिलेशनशिप था? तो एक्टिवेशन एनर्जी और एक्चुअल एनर्जी को ऐड कर दे तो क्या मिलेगा हम लोग का? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक रिलेशनशिप भी, एक फॉर्मूला भी हम लोग का आ रहा है, ई थ्रेशोल्ड इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एक्चुअल एनर्जी possessed by the molecules plus actual energy possessed by the molecules। अब एक्टिव मॉलिक्यूल्स और पैसिव मॉलिक्यूल्स पर हम लोग आते हैं। एक्टिव मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? तो जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा हो। तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, molecules having energy greater than equal to E threshold। शॉर्ट में लिखा गया है वैसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स। पैसिव मॉलिक्यूल्स पर हम लोग आ जाएं। पैसिव मॉलिक्यूल्स, having energy less than E threshold। Molecules having
एनर्जी लेस देन ई थ्रेशोल्ड। जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है उसको हम लोग पैसिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा होती है उनको एक्टिव मॉलिक्यूल्स तो कहते ही हैं, साथ साथ वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसके बारे में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग आगे चलकर आएंगे। तो अभी इतना उतारिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ओरिएंटेशन बैरियर पर, इसको उतारा जाए। जैसा कि हम लोग ओरिएंटेशन बैरियर समझे थे वही यहाँ पर फिगर बनाया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ए और बी के बीच में बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ए और ए के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो वो पॉसिबिलिटी सेकंड फिगर में ही है भाई, यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा और ये ए और ए के बीच में, यहाँ पर देखिए जब ये कोलाइड करेंगे तो ए और ए के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर जब कोलाइड करेंगे तो ए और ए के बीच में बॉन्ड का कोई फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो ये रिएक्शन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। और ये रिएक्शन के लिए कैसा ओरिएंटेशन है? प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो आप लोग इसको उतारिए। अब हम लोग आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि शुरू में बताया गया था, केमिकल काइनेटिक्स के सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? तो टेम्परेचर का रिएक्शन के रेट पर या रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होता है, तब उसी को समझिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के, रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो अरहेनियस ने एक इक्वेशन दिया है, हम लोग उसी इक्वेशन पर आ रहे हैं कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होता है। अरहेनियस ने कौन सा इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन को समझिए। अरहेनियस gave the following relationship. Arrhenius gave the following relationship: k equal to a into e की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछेंगे सर ये इक्वेशन आया कैसे, तो थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। अगर हम लोग अपने सिलेबस की बात करें, बोर्ड की बात करें, तो हमेशा ध्यान में रखिए एनसीईआरटी में इस इक्वेशन का कोई प्रूफ नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब 12th बोर्ड में हमसे इस इक्वेशन का कोई प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हम लोग चाहें तो इस इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं। इस इक्वेशन का प्रूफ हम लोग के स्कोप के बाहर का नहीं है। ये इक्वेशन कैसे डिराइव किया गया है ये प्रूफ किया जा सकता है और हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में इस इक्वेशन का कोई प्रूफ नहीं दिया गया है तो इसलिए हम लोग इसके प्रूफ पर नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, ये इक्वेशन है क्या, इसमें टर्म्स जो यूज में आ रहे हैं उनका मतलब क्या है, इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो हम लोग इस इक्वेशन के एप्लीकेशन पार्ट पर रहेंगे। तो अब इस इक्वेशन को समझिए, इसको हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अरहेनियस इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड अरहेनियस इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड अरहेनियस इक्वेशन, इसी को हम लोग अरहेनियस इक्वेशन कहते हैं। अब इस इक्वेशन के एप्लीकेशन पार्ट पर आइए। तो यहाँ पर टर्म समझिए, के वो हम लोग पहले से जान रहे हैं क्या है, रेट कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, दूसरा पॉइंट आर। तो ये ध्यान में रखिएगा, आर हम लोग का आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और दो नए टर्म देख रहे हैं, एक ए दूसरा ई ए। ये अभी हम लोग जस्ट पढ़े ई ए, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो दो नए टर्म इसमें देख रहे हैं। सबसे पहले पुराने टर्म को लिखा जाए, के क्या है हम लोग का? रेट कांस्टेंट है, के इज रेट कांस्टेंट। टी हम लोग का टेम्परेचर, लेकिन ध्यान में रखना है ये टेम्परेचर कौन सा है? तो केल्विन वाला टेम्परेचर है, केल्विन। तो ये टेम्परेचर जो है टी वो केल्विन में रखना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है। आर क्या है हम लोग का? आइडियल गैस कांस्टेंट।
R is ideal gas constant. A and EA इसको, इन दोनों को हम लोग अर्हेनियस पैरामीटर भी कहते हैं। तो A एंड EA आर अर्हेनियस पैरामीटर, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्हेनियस पैरामीटर भी कहते हैं। अब EA हम लोग पहले से जानते हैं, EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो EA एक्टिवेशन एनर्जी, ये हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी है। चलिए पहले इतना उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। तो हम लोग का ये एक्टिवेशन एनर्जी, हम लोग आते हैं ए पर। तो ये जो टर्म है ए, इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। ए इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसका दूसरा नाम भी है, ए को हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। तो ए का दो नाम, एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर या दूसरा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। चलते हैं अब हम लोग और भी थोड़ा डिटेल में चले, डिटेल में चीज़ों को समझिए। तो आप लोग उम्मीद है कि ये पूरा उतार चुके होंगे, मैं ये सारा मिटा देता हूं। अब एक एक कर कर हम लोग डिटेल पर आते हैं। सबसे पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी के यूनिट को समझिए। एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट क्या होगा और फ्रीक्वेंसी फैक्टर का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ EA, यूनिट ऑफ A। ध्यान दीजिए, हम लोग का इक्वेशन ये है K इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो इस एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट पर फोकस कीजिए, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं ऐसे लिखूं e की पावर -2 kg और दूसरा मैं लिखता हूं e की पावर -2, तो ये -2 kg ये कोई मीनिंगफुल नहीं है। ई का जब भी पावर देंगे, माइनस में प्लस में जैसे ही पावर दे, तो ये पावर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, उसके साथ कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान में रखिए, ई का यहाँ जो भी पावर दे, तो ये जो 2 kg जो कर दी ये गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ऐसे यहाँ पर भी बताइए, ई का जो पावर दिया गया है, ई की पावर क्या है हम लोग का? तो -EA अपॉन RT। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये होना चाहिए, इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो यूनिट RT का होगा वही यूनिट किसका होगा? एक्टिवेशन एनर्जी का होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी और RT का यूनिट बराबर होना चाहिए। अब एक एक कर कराइए। R का यूनिट क्या होता है? जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। ये केल्विन केल्विन क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। यूनिट क्या बचा? जूल पर मोल। तो हमेशा ध्यान में रखिए, एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जूल पर मोल या एनर्जी पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट हमेशा ध्यान में रखना है, पर मोल में लिखना है, एनर्जी पर मोल। हम लोग आते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर के यूनिट पर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर के यूनिट पर आ जाएं, तो भाई ये वाला टर्म, ये जो हम लोग का एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, ये तो डायमेंशनलेस है, इसका तो कोई यूनिट है ही नहीं। तो जब इसका कोई यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब k का और a का दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। तो यूनिट ऑफ A इक्वल टू यूनिट ऑफ K। रेट कांस्टेंट का जो भी यूनिट होगा वही यूनिट किसका होगा? A का होगा। अब एक नया आ गया हम लोग का कॉन्सेप्ट, रेट कांस्टेंट के यूनिट को देखकर हम लोग रिएक्शन का ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो ऐसे अब यहां पर भी ध्यान दीजिए, जो यूनिट A का वही यूनिट K का, और K के यूनिट को देखकर हम लोग ऑर्डर पता कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? A के यूनिट को भी देखकर हम लोग ऑर्डर को क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। तो आगे से क्वेश्चन बनाते समय A के यूनिट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। A का यूनिट पता चल गया, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर पता चल गया। तो ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर का यूनिट।
दूसरा पॉइंट, अब ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको लिखते चलिए। ये अर्हेनियस पैरामीटर ए एंड ई, ध्यान में रखिए, ये होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये दोनों अर्हेनियस पैरामीटर, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन हम लोग को अपने सिलेबस में न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय इन दोनों को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या करना है, एज्यूम करना है। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियरली याद कर लीजिए, ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इनको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एज्यूम करेंगे। तो ए एंड ई आर टेम्परेचर dependent, A and EA are temperature dependent, but for solving numericals we will assume them टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इनको हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या करेंगे, एज्यूम कर कर चलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पर मूव करते चलते हैं। आप लोग इसको उतारिए। अब हम लोग थोड़ा फ्रीक्वेंसी फैक्टर के डिटेल पर आ जाएं। तो गैसियस स्टेट में हम लोग एक टर्म पढ़े थे, कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी। गैसियस स्टेट में हम लोग एक टर्म पढ़े थे, कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी। कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी, तो ये कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी होता क्या है, पहले इसको समझिए। हम लोग अभी जो टर्म पढ़े फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए इस कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम लोग का गैसियस स्टेट में पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोग भूल चुके होंगे, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को मैं याद दिलवा देता हूं। जैसे इस कंटेनर में किसी गैस का, एक या एक से ज़्यादा गैस का क्या ले लिया गया, सैंपल ले लिया गया, तो आपस में मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली लगातार उनके बीच में कोलिजन हो रहा है। तो नंबर ऑफ बाइमोलिकुलर कोलिजन, number of bimolecular collision per unit time per unit वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिए, यूनिट वॉल्यूम और यूनिट टाइम में बाइमोलिकुलर कोलिजन की जो संख्या है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है, तो यूनिट वॉल्यूम और यूनिट टाइम में बाइमोलिकुलर कोलिजन की जो संख्या है उसी को कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर किससे रिलेटेड होता है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। तो A इज रिलेटेड विथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और यही नहीं, अभी जो हम लोग ओरिएंटेशन बैरियर पढ़े थे, ठीक है ना, तो हम लोग का जो A है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ओरिएंटेशन बैरियर से भी रिलेटेड होता है। ओरिएंटेशन बैरियर कैसे, तो इसका डिटेल हम लोग के स्कोप के बाहर का है, बस ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है, कंठस्थ कर लेना है। तो ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी फैक्टर ओरिएंटेशन बैरियर या बोला जाए प्रॉपर ओरिएंटेशन से रिलेटेड होता है। दूसरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी से भी क्या रिलेटेड होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से भी रिलेटेड होता है। तो ए इज रिलेटेड विथ A is related with collision frequency. A is related with collision frequency and proper orientation of molecules। तो हम लोग का जो A रिलेटेड है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर ओरिएंटेशन से।
चलते हैं नेक्स्ट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम लोग किसे कहते हैं। तो अभी डिफिनीशन लिखे थे, बताए थे, उस डिफिनीशन को यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी it is number of bimolecular collisions, it is number of bimolecular collisions per unit time, per unit वॉल्यूम। तो यूनिट टाइम और यूनिट वॉल्यूम में बाइमोलिकुलर कोलिजन की जो संख्या है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसको भी जरा ध्यान दें, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसे हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर। तो ये सब टर्म बिल्कुल याद रखना है बोर्ड के लिए, आईआईटी के लिए, जेईई मेंस या जेईई एडवांस के लिए। ये प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर ये टर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर किसको कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर वैसे मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन को कहते हैं जिनका ओरिएंटेशन कैसा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो मैं ये टर्म यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग पूरा बोर्ड पर उतार लीजिए। प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर, it is related with fraction of molecules, it is related with fraction of molecules in proper orientation, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो अब बिल्कुल क्लियर याद रख लीजिए, ये जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर किससे रिलेटेड है, तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए कोलिजन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, या मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, या दूसरे तरीके से बोला जाए तो ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर से क्या है, रिलेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।